ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर। सो प्रैक्टिस सीट का डिस्कशन आज कंप्लीट करना है हमें। सो लास्ट टाइम कितना डिस्कस हो गया था? आई गेस 170 या 170 तक हो गया है डिस्कशन हमारा। उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं। आगे के क्वेश्चंस अच्छे हैं, थोड़े टफ भी हैं बीच बीच में, तो आप बताते जाएं, जो भी डाउट रहेंगे वो अपन डिस्कस कर लेंगे। हाँ बताएं, 75 तक डाउट बताएं। 72 2 ओके, चले 72 देखें यार, सभी लोग देख लेते हैं। ओके, सो पॉइंट ये है कि एक सिंपल पेंडुलम गिवन है और दिया हुआ है कि उसका स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। सो बेसिकली ये दे दिया है कि थीटा स्मॉल है। सो हमें उसका क्या बताना है? आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो आर्क है, ये आर्क क्या है? ये उसका लेंथ होगा। और स्मॉल डिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो चाहे आप इसे ये लेंथ बोल दो या फिर ये वाला आर्क बोल दो, दोनों क्या चीजें रहती हैं? सेम रहती हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ है कि हमें पता है कि अगर हमने वेरी स्मॉल ले लिया, क्या ले लिया? वेरी स्मॉल, तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। और थीटा को क्या लिख सकते हैं? आर्क ओवर डिस्टेंस या रेडियस। सो आर्क ओवर क्या हो जाएगा? एल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्क तो डायरेक्टली आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा? आर्क एल थीटा। क्लियर? आर्क क्या आ जाएगा? एल थीटा। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि सारे इक्वेशंस में क्या दिख रहा है हमें? देखें, सारे इक्वेशंस में हमें क्या दिख रहा है? साइन कॉस वगैरह दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या वेरी स्मॉल वगैरह ऐसे कंक्लूड करने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। नहीं। ठीक है, अच्छा, पॉइंट ये है कि अगर इससे देखें तो ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं मैच हो रहे, तो हमें ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, बट एज पर द ऑप्शंस हमें अब अपने थॉट को मोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस को सेट करने के लिए। तो हमें पता है कि यार ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और देखो डिस्प्लेसमेंट में टी दिया है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है एज पर द ऑप्शंस की क्या फाइंड करो? एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो सिंपल पेंडुलम है उसकी इक्वेशन फाइंड करना चाह रहा है ये सबको आइडिया समझ आया कि नहीं? उसकी कौन सी इक्वेशन फाइंड करना चाह रहा है? लीनियर वाली। ये थॉट सबको क्लियर हुआ कि नहीं कि एज पर द ऑप्शन सारी चीजें क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम है। इसका मतलब Time. ये फिक्स वैल्यू हमसे नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे क्या पूछ रहा है? उसकी इक्वेशन पूछ रहा है, फंक्शन एज अ टाइम पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब देखें तो इक्वेशन तो हमें पता है कि दो ही हो सकती हैं, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा यानी साइन ओमेगा टी, या फिर x इज इक्वल टू क्या हो सकता है? ए कॉस ओमेगा टी। तो देखो क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? रिलीज किया है t0 से, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से। मतलब कहाँ से रिलीज किया हुआ है? एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम एक्सट्रीम से। से। तो कौन सी इक्वेशन होगी? कॉस वाली। एक cos. कॉस वाली। और ओमेगा हमें पता है, सारे ऑप्शंस देख के लग रहा है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला रखा हुआ है यहाँ पर। तो ओमेगा क्या हो जाता है? रूट जी बाई एल। एल। ठीक है, सो देखें कौन सा ऑप्शन होगा देन? ऑप्शन सी। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये थॉट आइडिया नहीं है, बट पॉइंट ये है कि ऑप्शन सारे टाइम के फंक्शन पूछ रहे थे, इसलिए हमें उसके एक्चुअल इक्वेशन लिखना है। चले नेक्स्ट अप टू 80 बताए। So 173 में 74. ओके 73 174. 73 74 और अप टू 80 तक बता डालो। 179। 78 178. 8 एंड 9 और बताए। डन। ठीक है, चले इन्हें डिस्कस कर लेते हैं अपन। 77. कौन सा?
77. 77 ठीक है। देखिए पहले 73 देख लेते हैं। ओके बताया हुआ है ना यार ये चीज। अ पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग फास्ट। रनिंग फास्ट का मतलब क्या है? उसका टाइम पीरियड कम है या ज्यादा, ये बताओ पहले। कम है। कम है. कम है। कम है। बताया था उस दिन कि ये लॉजिकली लर्न कर लो, तो टाइम पीरियड उसका क्या है? कम। तो हमें उसे करेक्ट करने के लिए टाइम पीरियड को वापस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। सो टू करेक्ट टाइम पीरियड शुड बी इंक्रीज। और टाइम पीरियड इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? दो ही लेंथ चीजें बढ़ाना लेंथ हैं। पड़ेगा। इंक्रीज। यस। सो जी या तो अलग जगह पे अलग प्लेनेट पे ले जाओ, या तो एल से बैलेंस कर लो। 74 देखें। What is the length of a second pendulum at that place? तो पहले जो डेटा दिया है मतलब उसका टाइम पीरियड दिया है ना, बिकॉज 30 मिनट मतलब कितना हुआ? 13 इंटू 60 सेकेंड्स में कितने ऑसिलेशंस हैं? 400 ऑसिलेशन। 400। सो 1 सेकेंड में ये आ जाएगी क्या उसकी फ्रीक्वेंसी? ठीक है। या फिर उल्टा सॉल्व कर लो कि 400 ऑसिलेशंस का मतलब है टाइम कितना लग रहा है? 13 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। सो 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? सो 13 इंटू 60 डिवाइड बाई 400, ये हो गया क्या? टाइम टाइम पीरियड। पीरियड। एल दिया है तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे? जी। यहाँ से क्या निकाल लेंगे? जी। और सेकेंड पेंडुलम का एल हमें पता होता है, तो वहां से पता चल जाएगा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके समझ आया यहाँ पे? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। 77 देखें। अरे ये चीजें कितनी बताई थी यार वर्टिकल सर्कुलर मोशन से, याद है ना आप लोग को कि अगर एक लार्ज एंगल बना रहा है तो फिर कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को? 60 डिग्री बाद पूछा है वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? 3 ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? वेलोसिटी जब वो 60 डिग्री बना रहा है। तो यार कोई बताओ यार कैसे निकाल सकते हैं? मैंने डायरेक्टली बताया था ना। mgh इक्वल टू हाँ ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लाएगा, तो मैंने डायरेक्टली फाइनल लिख दिया था कि स्पीड कम हो जाने वाली है ना। v इज इक्वल टू क्या आ जाता है? रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। अगर नीचे पूछ रहा होता तो प्लस होता, अभी ऊपर की पूछ रहा है तो माइनस 2gh। और h इज इक्वल टू क्या आता है? l माइनस एल कॉस थीटा। 1 माइनस cos। बस काम बन गया। cos 60 मतलब 1/2, सो 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, कैंसिल आउट हो गया। आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस जी 10 इंटू एल कितना है? 1/2। क्लियर? सो 9 माइनस 5 कितना? 4 मतलब 2 आ गया। सो ये देखिए नोट्स में कराया हुआ है, ये आपको फास्ट लर्न करके रखना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन टाइप कैसे सॉल्व करते हैं एसएचएम को। क्योंकि 60 डिग्री मतलब ये एसएचएम है क्या? नो सर। नो नहीं, सर। these are only oscillations। 78 देखें। ये ठीक है, ये मैं हाईलाइट करता हूँ। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट बताया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बताया ना कि अगर सिंपल पेंडुलम जिस चीज के साथ हैंग कर रहा है और अगर वो ऊपर मूव करने लगी, तो हमें पता है कि हमें उस चीज का क्या ढूंढना पड़ेगा? क्या वेलोसिटी से काम बनेगा? क्या एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखना है। तो यार अगर आपको वेलोसिटी पता है तो एक्सेलरेशन पता है ना, कैसे निकाल लेंगे? डिफरेंशिएट dv कर। by dt। डिफरेंशिएट करके। तो टी का डिफरेंशिएशन 1 मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया? कि नीचे की तरफ कितना लग रहा था? जी। तो देखो सिस्टम मूव कर रहा है ना, तो सूडो लगेगा या नहीं? हाँ बिल्कुल लगेगा। लगेगा। हाँ समझ आया? सर। क्वेश्चन डाउनवर्ड किस चीज का हो गया? सूडो का हो गया। रे नेट कितना आ गया? जी प्लस के। g प्लस से। ठीक है।
तो टाइम पीरियड कंपेयर कर देंगे, t1 by t2 या t2 by t1 विल बी रूट g1 by g2। तो 78 अच्छा था, बट ये चीज ध्यान देना, ये आइडिया यार इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर वेलोसिटी वगैरह कुछ डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिया है तो एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए। 79 रीड करते हैं। ओके, सो मतलब ये है, क्या बोल रहा है कि जब इसका स्पीड v है एक एंगल अल्फा पर, ओके, उस समय हमें डिटेल्स बतानी है। तो हमें पता है यार, कर लेते हैं। ये सिंपल पेंडुलम है, मान लेते हैं ये अल्फा एंगल पर है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अभी इसके पास स्पीड कितनी है, v। तो यार ऑफ कोर्स जब ये यहाँ पर आएगा तब इसकी स्पीड क्या v ही रहेगी क्या? No. तो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हमें क्या क्या बताना है? व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, तो पहले तो टेंशन बतानी है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। सो मुझे पता है नेट फोर्स देखना पड़ेगा कि पार्टिकल पे क्या क्या फोर्सेस लगने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो चले, अगर ये v स्पीड कैरी कर रहा है तो ये लगेगा mg, यहाँ लगेगा क्या mg साइन थीटा, यहाँ पर लगेगा क्या mg और थीटा। cos थीटा, और एक फोर्स एक्स्ट्रा आएगा बिकॉज इसके पास वेलोसिटी है। कौन सा फोर्स लगेगा? mv square by mv स्क्वायर बाई r। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने ये लिखाया है ना कि यहाँ पर टेंशन निकालने के लिए फिर क्या होगा, यहाँ पर टेंशन होगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r। cos थीटा की जगह अल्फा दिया है, तो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है ये? फर्स्ट में A. मैच कर रहा है एंड सी में मैच कर रहा है, ठीक है। मतलब सेकंड पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अब बात आती है नेट फोर्स की, एफ नेट। एफ नेट मतलब ये हुआ कि अब यार उस पर विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल नहीं सॉल्व करना है आपको। अगर आप नेट फोर्स देखोगे तो उस पर टी लग रहा था, ठीक है, सेंट्रल डायरेक्शन में टी लग रहा था। और एक फोर्स कौन सा लग रहा था? mg. mg लग रहा था। तो मतलब इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वही उसका क्या होगा, नेट फोर्स F. होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इधर पर क्या रहेगा, एक mg cos थीटा mg लगेगा cos theta. प्लस एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा जो इसे वाई डायरेक्शन में क्या करेगा, बैलेंस करेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो इस पे फोर्स लगेगा ना, जो कि क्या होगा, जी साइन थीटा। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी नेट फोर्स निकालना है तो याद है मैंने रोटेशन पे भी बताया था कि अगर आपको ऐसे नेट फोर्स का क्वेश्चन आ जाता है, सपोज एक ऐसे रॉड दी थी और बताया था कि इस रॉड को ड्रॉप कर दिया है, तो इस पे नेट फोर्स कभी भी निकालना है, किसी इंस्टेंट पे भी नेट फोर्स निकालना है। तो अपन नेट फोर्स कैसे निकालते थे? नेट फोर्स निकालते हैं नेट एक्सेलरेशन से। सो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट क्या क्या एक्सेलरेशन होता है? ए नेट हमें पता है क्या होता है, ए नेट रूट ऑफ सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, ओके। और हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, v स्क्वायर बाई, यहाँ पर r हाँ. मतलब l है, इसका स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल कितना है, g साइन थीटा। तो इस तरीके से अपन निकालते हैं कभी भी नेट एक्सेलरेशन और वहां से निकालते हैं नेट फोर्स, ठीक है। सो ये इसमें थोड़ा सा अच्छी बात थी। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किसी इंस्टेंट पे अगर नेट फोर्स निकालने की बात आती है तो सिर्फ टेंजेंशियल नहीं लिखते हैं, सेंट्रीपिटल को भी काउंट करते हैं किसी भी सर्कुलर मोशन में और दोनों का रिजल्टेंट लिखते हैं एज अ नेट फोर्स। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं कि जब नेट फोर्स की बात आती है तो हमें क्या सॉल्व करना रहता है। बताए, क्लियर है? ऐड कर लेंगे ये क्वेश्चन ध्यान से। हाँ सर. ओके, ठीक है, चले नेक्स्ट 85 तक बताएं। 83. 82. 83. 83.
ओके 82 एंड 83, चले देख लेते हैं 82 एंड 83। सो इसमें क्या करना है, इसमें ये दिया हुआ है कि सेकंड पेंडुलम है, मतलब हमें टाइम पीरियड पता है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं कि एक सेकेंड, लेंथ डिक्रीज हुई है, मतलब डिक्रीज करनी पड़ी है हमें। कहाँ पर? लंदन में दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मुंबई पे हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, हमें टाइम पता है कि 2 सेकेंड है, इट विल बी √2 पाई √L/g। क्लियर? तो टी पता है क्योंकि ये क्या है, सेकंड पेंडुलम है। जी पता है क्यों, क्योंकि ये जी कितना रहेगा, 981। 9.2. हाँ, सो इसका मतलब सेंटीमीटर में यूज कर रहे हो ना, टाइम तो सेकंड में ही है, टाइम की कोई टेंशन नहीं है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। ओके, तो इसका मतलब एल किस में आएगा आंसर, सेंटीमीटर में। तो पहली लाइन क्या, हमें क्या फाइंड करना है, एल। डन। अब सोचो ये एल किस प्लेस का है, लंदन का है। अब क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज डिक्रीज्ड बाय दिस व्हेन इट इज शिफ्टेड टू मुंबई। क्लियर? तो इसका मतलब जो लेंथ आएगी उसमें क्या करेंगे, ये वैल्यू डिक्रीज कर देंगे, और क्या फाइंड कर लेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/g। तो यार ऐसा करने की जरूरत नहीं है, दोनों में t कॉमन करके इक्वेट कर देते हैं। 2 बार सॉल्व करने से बेटर है कि सीधे क्या कर दें, इक्वेट कर देते हैं। हाँ, सो इसका मतलब ये हुआ कि g प्रोपोर्शनल टू L आ गया, क्योंकि t दोनों केसेस में क्या है, सेकंड पेंडुलम है, तो वो तो कांस्टेंट है। सो यहाँ से डायरेक्टली आ गया क्या कि G2 by G1 will be L2 by L1। ओके, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, G2 by G1। अच्छा एक चीज करें, परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले इसे, क्योंकि सारे ऑप्शंस कैसे हैं यार, ये गड़बड़ है यार, क्वेश्चन ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज हैं, दिख रहे हैं सर एल निकाल। हाँ, तो नहीं, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ L2 को, क्या कि L2 हो गया है कम, L2 कितना हो गया है, L2 हो गया है L1 माइनस 0.3 अपॉन L1। तो यहाँ पे मैं G2 भी पता चल जाएगा, G1 माइनस मतलब कितना हो जाएगा अपॉन G1, बट L1 नहीं पता ना, तो मतलब कि रेशियो से नहीं निकाल सकते ये क्वेश्चन, ऐसे ही करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं, L1 निकाल के ही करना पड़ेगा। ओके, Yes, sir. हाँ, इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि फिर से वो L1 रह जाएगा ना, दिया ही नहीं है हमें, सिर्फ दिया है कि 0.3 चेंज हुआ है। सो ये नहीं रहेगा, यही बेस्ट है, पहले L1 निकालो, चेंज करके फिर वहां से दूसरा वाला G निकालो। ओके, तो लेंदी क्वेश्चन हो गया, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही क्लोज दिए हैं। हमें ये श्योर है कि L कम किया तो G क्या होगा, कम होगा, मतलब 981 से कम, बट कम पे कितने आंसर्स है हमारे पास, 2, इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज ये आंसर दे देता 988, सो डेफिनेटली हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आंसर क्या होता। क्लियर ना, क्योंकि हमें पता है कि कम हो जाना चाहिए जी। ओके, 83 रीड कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है,
तो पहले यार ये क्वेश्चन समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसका जो लेंथ है वो कितना है, 1 मीटर है। ये पॉइंट समझ आया सबको? यार ये पॉइंट समझ आया, ये 1 है, तो इसका मतलब ये जाएगा कितनी दूर यहाँ पर, 1 मीटर तक। हाँ, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि यार 1 मीटर से पहले 0.25 पर एक पेग लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, इस थ्रेड को रोक देगा, और अब थ्रेड किसके अबाउट ऑसिलेट होगा, इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट हो जाएगा ना। बता, ये पॉइंट सबको समझ आया कि नहीं? मतलब ये वाला क्वेश्चन समझना मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका मतलब अभी क्या बदल जाएगा उसका, इसका मतलब लेंथ बदल गया, लेंथ टाइम बदल पीरियड गया, भी बदल गया। तो टाइम पीरियड बदल जाएगा, फ्रिक्वेंसी बदल जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। ठीक, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, सो टाइम पीरियड नहीं, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन रूट एल। सो चेंज इन हमें फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो अभी देखो क्या स्मॉल चेंजेस हुआ है क्या लेंथ में, नो सर। 25% हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर नहीं कर देंगे कि कितना रहेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे अपन f2 by f1 विल बी, सो रूट ऑफ, उल्टा आएगा L1 by L2, और L1 कितना है, L1 है 1 मीटर, जबकि L2 कितना है 0.75। समझ आया? 75 मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, 3/4। ये दोनों टर्म समझ आया सबको? 7.5 कैसे? 25 पे पेग है ना, तो मतलब ये ऐसा स्विंगिंग फील करो कि ये ऐसा फील करो, रुको यहाँ से आपको क्लियर पता चलेगा। सपोज ये 1 मीटर था, अब मैं वर्टिकल पोजीशन पे यहाँ पे एक पेग लगा देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि ये स्विंग ऐसे आएगा, इसको हिट करेगा, और ये हिट होने के बाद ये स्विंग सिर्फ इतनी रिमेनिंग लेंथ से स्विंग करेगा ना। अब समझ आया क्या? क्योंकि यहाँ पर ये एक बैरियर टाइप लग जाएगा, तो उस बैरियर के अबाउट वो रोटेट करेगा, नेल टाइप पे है यहाँ पर एक, समझे आप? हाँ, तो यहाँ से अपना आइडिया क्लियर हो गया कि क्या सिचुएशन रहेगी। हाँ ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस पता चल गया हमें। तो 3/4 क्यों लिया? ये 1 मीटर है ना, तो 0.25 पे पेग लगा है, तो इसका मतलब रिमेनिंग फॉर स्विंग कितनी बचेगी, 0.75 ना। यस सर। क्लियर? सो नेक्स्ट टाइम जो ऑसिलेशन की लेंथ बचेगी वो इतनी ही बचेगी, 0.75 मतलब 3/4। तो F1 F2 का क्या आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। अभी क्या है, आंसर से एकदम अमाउंट वाइज दे रहा है, तो अपन को पूरा F की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, -1 कर दूं, सो क्या आ जाएगा, F2 माइनस F1 बाई F1 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, √4/3 -1 ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये चीज क्या दी हुई है, ये है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अभी F1 फाइंड करना पड़ेगा, तो F1 फाइंड कर लो, क्या है, 2π√L कितना है 1, G कितना है 10। समझ आ गया यार सबको? तो डेल्टा F की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, F1 उधर मल्टीप्लाई मतलब 2π√1/10, ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा, √4 माइनस √3/√3। यार सारे ऑप्शन बहुत अजीब से दिख रहे हैं। सर वो उल्टा होता है ना, 1/2π√10/। या सॉरी, माय मिस्टेक, फ्रीक्वेंसी लिखना है, हाँ उल्टा रहेगा, 1/2π√10/1, वो अपन ने टाइम पीरियड लिख दिया था।
ठीक है, सो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 1/2π√10। तो √10 मिल रहा है, पाई की पक्का वैल्यू यूज हो रही होगी, तो इनको पॉइंट में रख दो, सबको पॉइंट में रख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है यार, क्वेश्चन के ऑप्शंस अच्छे नहीं है। आपको फाइनल पॉइंट में निकाल के ये सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा कि कौन फाइनली कन्वर्ज हो रहा है। ओके, यार क्लियर सबको? Yes, sir. हाँ, Yes, yes. 183 क्वेश्चन रिलेटिवली लॉन्ग रहेगा, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर, आपको कुछ और दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, 70 तक बताएं डाउट्स, सॉरी 190 तक बताएं। 87, 88. 87, 88, any other doubt? 86. 90. ठीक है, चले देखें, 86 से देखते हैं। अरे ये डाउट क्यों होना चाहिए? अगर अपवर्ड मूव हो रहा है 8G से, सो सूडो कहाँ लगेगा? नीचे। नीचे की तरफ, Downward. डाउनवर्ड। सो 8 नेट कितना हो जाएगा? G प्लस कितना? 8G मतलब कितना? 9G। तो इसका 9G. मतलब टाइम पीरियड कितना बचेगा? T डैश विल बी √2G होता है ना, तो कितना T/3 बचेगा ना। तो क्या बोल रहा है? रिमेन द सेम, गलत है। इंक्रीज गलत है, क्या होगा? डिक्रीज। और Decrease. बाई वर्ड यूज किया है, तो ये तो फाइनल वैल्यू है। सो चेंज कितना हुआ? डिक्रीज कितना हुआ? T - T/3, 2t/3. 2T/3 डिक्रीज हुआ ना। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा डिक्रीज 2, डिक्रीज 2T/3 ये आंसर होगा। लेकिन अभी हमें क्या देखना है? डिक्रीज बाय, तो बाय मतलब ये अमाउंट डिक्रीज होगा। क्लियर है यार सबको? चले 87 रीड करते हैं। अरे तो अगर हम बात करें कि ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, तो स्प्रिंग वाले सिस्टम को क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या स्प्रिंग वाले को कुछ फर्क पड़ता है क्या कि कोई चीज एक्सेलरेट हो रही है? No, sir. No, sir. स्प्रिंग क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब बात आती है ट्री सिंपल पेंडुलम की। तो यार सी सिंपल पेंडुलम में तो प्रोपोर्शनल टू √1/√G होता है ना नेट। और अगर वो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो G और A √(a² यूज होगा ना सूडो के फॉर्मेट में। यार ये समझ आया कि नहीं? सूडो के फॉर्मेट में A यूज होगा, इसका मतलब A नेट क्या हो जाने वाला है? बढ़ जाने वाला है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? कम हो जाएगा ना। हाँ सर. हाँ, तो पेंडुलम का पीरियड कम हो जाएगा इससे। सिंपल था यार 87। स्प्रिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, पेंडुलम को G के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। 88 देख लेते हैं। सर यार मतलब बहुत वो नॉर्मल कंडीशन में सेम रहेगा क्या टाइम दोनों का, स्प्रिंग का और सिंपल पेंडुलम का? हाँ, नहीं वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। दोनों का सेम हम बता नहीं सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये इक्वल वाली कोई बात ही नहीं हुई है। ये नहीं. बोला हुआ है कि उनमें चेंजेस क्या होंगे। बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज आल्सो दिस। हाँ सर. तो क्वेश्चन में बोल के रखा है कि इक्वल है उन दोनों का। हाँ, वैसा कुछ नहीं है कि इक्वल होगा, बोल दिया है क्वेश्चन में। 188 यार आप लोग ट्राई करो, देखें कितना स्ट्रेट है 188। ये वही क्वेश्चन है जो जस्ट अभी हमने बताया था ना कि अगर सीलिंग का कुछ भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में अभी क्या दिया है? y = T²। तो हम क्या करेंगे फिर?
डिफरेंशिएट करके Differentiate. निकालेंगे। क्लियर ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? जी था यहाँ पर 10 और एक एक्स्ट्रा 2 लगने लग गया, तो ए नेट कितना हो जाएगा? 12। 12। ओके 190 देख लेते हैं। ओके रेजोनेंस बिकम वेरी शार्प व्हेन, सो देख लेते हैं मतलब इसका क्या है। इन केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन द रेजोनेंस बिकम वेरी शार्प। शार्प मतलब मे बी शार्प का मतलब पता है पॉइंट क्या है? ये हो रहा होगा। रेजोनेंस का ग्राफ याद है? ये ऐसा रेजोनेंस आता है ना, ये रेजोनेंस यहाँ पर आता है ना ऐसे, इस पर एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। ये याद आ रहा है या नहीं? हाँ सर। हाँ। अब सोचो ये हमें शार्प करना है। शार्प मतलब पीक तो ठीक है, हमें ये ऐसा थिन करना है। ओके हमें इसे थिन करना है, तो ये थिन कब होगा? ये डिस्टेंस कब कम हो सकती है, ये हमें सोचना पड़ेगा। पॉइंट समझ आया क्या सोचना है हमें? अच्छा तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर बोली हुई हैं। Quality factor is small, damping force is small, restoring force is small, applied periodic force is small. ओके तो यार ये थोड़ा सा गड़बड़ है। चेक कर लेते हैं पहले इसे। एम्पलीट्यूड शार्प का मतलब क्या रहता होगा? एम्पलीट्यूड देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताएं यार फोर्स्ड ऑसिलेशन में। F naught upon M omega M square. omega square minus omega d square का square plus plus omega squared b into into omega d का square। ओके सर ठीक M है। square होता है। हाँ हाँ ठीक है। तो अभी ये सिचुएशन हुआ। अभी हमें क्या करना है कि इन द केस ऑफ रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस मतलब एम्पलीट्यूड मैक्स करना है, तो ये हटाना पड़ेगा। सो एट केस ऑफ रेजोनेंस एम्पलीट्यूड कितना आ जाता है? F naught naught upon बी बाय omega d। ओमेगा डी। अब देखो हमें क्या करना है? शार्प करना है। शार्प मतलब मैक्सिमाइज करना होता है। समझ आया? एम्पलीट्यूड को हमें क्या करना है? और भी मैक्सिमाइज करना है। तो कब मैक्सिमाइज हो जाएगा देख लेते हैं। ए मैक्स करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखो फॉर ए मैक्स क्या करना चाहिए हमें? एफ नॉट को मैक्स कर दें, बी को क्या कर दें? कम। कम कर दें, ओमेगा डी को भी क्या कर दें? कम कर दें। अब देखो क्या ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन से चेक करते हैं। अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स इज स्मॉल, कम बनेगा क्या? नहीं। बता नहीं बनेगा। रीस्टोरिंग फोर्स इज स्मॉल, रीस्टोरिंग फोर्स इज स्मॉल मतलब रीस्टोरिंग कौन सा रहता है? तो रीस्टोरिंग में तो सारे ही आते हैं ना, सारे फोर्स मिला के ही तो रीस्टोरिंग होता है ना। मतलब कौन सा? माइनस बीवी वाला और प्लस के एक्स वाला, इसे क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। तो के बारे में भी कमेंट नहीं कर सकते हैं अपन। डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल, डैम्पिंग फोर्स से काम बन जाएगा। अगर डैम्पिंग फोर्स स्मॉल है मतलब क्या चीज स्मॉल होगा? B small B होगा। small होगा, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है तो बी एक सुटेबल आंसर हो सकता है हमारा। फिर ए क्या है? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? कोई आइडिया किसी को?
ठीक है, क्वालिटी फैक्टर हम यहाँ पर नहीं बताते हैं, जो एसी सर्किट का रेजोनेंस रहता है वहां पर बताते हैं। क्वालिटी फैक्टर ये होता है, क्वालिटी फैक्टर ये होता है कि ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंट के रेस्पेक्ट में ये ओमेगा कितना ज्यादा है। क्लियर? मतलब क्वालिटी फैक्टर क्यों डिफाइन होता है, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट मतलब ये ओमेगा नहीं, ये जो इक्वल हो गए हैं, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा डी वाला, ठीक है। सो ये हो गया ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। तो इसका मतलब ये कि क्वालिटी कब अच्छा होगा, जब ये जो चेंज इन ओमेगा है ये क्या होगा, थिन होगा, और ओमेगा नॉट क्या होगा, मैक्स होगा। ठीक है, सो स्मॉल क्वालिटी फैक्टर मतलब शार्प नहीं है वो, शार्प मतलब क्या है, क्वालिटी फैक्टर बहुत ज्यादा होना चाहिए। सो ये टर्म आप याद रख सकते हैं कि शार्प अगर हमें चाहिए ग्राफ, तो शार्प ग्राफ के लिए क्वालिटी फैक्टर क्यों क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि आपको जो चैप्टर में सिखाया गया है सिर्फ उन्हीं से बैलेंस हो जाए। ओके, सो जो डेटा है वो यहाँ से क्लियर हो रहा है आराम से। चले नेक्स्ट 95 तक बताएं। 94. 94 ओके, 95 तक में से 94, 91. 91, 93. 93, 92, 93, 92, 95. सारे ही पूछ लिए यार, बहुत बढ़िया। चलो पहले ही बोल देते सर ऑल। ठीक है यार, 91 तो ऑलरेडी बताया हुआ है ना यार, ये नोट्स में कराया, ये किसी को याद नहीं आ रहा है क्या, दिखा नहीं है क्या नोट्स में कराया है? Yes. तो फिर 91 किसने पूछा हुआ है यार? हमें पता है कि अगर ए को हमने डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ए ऑसिलेट कर रहा है, तो ये फोर्स कर देगा बाकी सबको ऑसिलेट करने के लिए, और जो बिल्कुल ए के जैसा दिखेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, सबसे Maximum. मैक्सिमम होगा। बिना देखे यार पूछ लेते हो। फोर्स्ड ऑसिलेशन में पूछ रहा है ना, फोर्स्ड ऑसिलेशन में द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन पूछ रहा है। तो अभी लिखा ना यार एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, बट क्या कोई भी यहाँ पर मैच कर रहा है क्या, नहीं। तो अगर ऐसा नहीं मैच कर रहा तो एज्यूम क्या करना होता है, लो डैम्पिंग। एज्यूम लो डैम्पिंग, लो डैम्पिंग का मतलब है क्या चीज कम है, बी बहुत ही कम है, किससे, b/2m बहुत ही कम है, किससे, ओमेगा डी से। क्लियर है ना? तो यार ये नोट्स में कराया है यार, आप लोग पता नहीं क्या करते हो, नोट्स में देखते ही नहीं हो यार। तो फिर कौन सा ऑप्शन बनेगा, A, A. ये ऑप्शन। अगर ये टर्म बहुत ही कम होता है तो इसे इग्नोर कर देते हैं, वहां पर फॉर्मूले में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है इसे। 93 देखें। यार तुम लोग का समझ नहीं आता यार, नोट्स बिल्कुल भी कुछ देखते ही नहीं हो या क्या करते हो यार। क्वेश्चन ये दे रहा है कि हैंडेड ऑसिलेशन है, हैंडेड ऑसिलेशन मतलब टाइम कितना लगा, 100 टाइम ऑफ टाइम पीरियड। सो इतने टाइम में एम्पलीट्यूड कितना डिक्रीज हो गया है, a0/3। व्हाट विल बी एम्पलीट्यूड व्हेन इट कंप्लीट्स 200 ऑसिलेशन, सो मतलब t कितना हो जाए, 200t। 200. सो इसका मतलब एम्पलीट्यूड कितना हो गया ये बताना है। तो यार क्या ये नहीं बताया डायरेक्ट करना, बताइए क्या बताया, क्या यहाँ पर लेमडा पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, No, sir. नहीं। तो लेमडा को कट करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाता है, ln a0/a
इज इक्वल टू क्या आ जाता है, लैम्डा टी। ओके, तो यार अब याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे यार ऐसे? ये याद आ रहा है या नहीं, अभी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, बस अब सॉल्व कर दो। सो पहली बार में कितना आ गया है ln, ए नॉट है, और लास्ट वाला एम्पलीट्यूड कितना है, ए नॉट बाई 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा ln 3 इज इक्वल टू लेमडा इंटू टाइम कितना है 100 टी। अब हम डिवाइड कर देंगे, नेक्स्ट टाइम हमें ln ए बाई ए नॉट, सॉरी ए नॉट बाई ए ये चाहिए, और हमें पता है टाइम कितना लगा इस बार, 300. हाँ मतलब ये, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से, ln ए नॉट बाई ए, डन, क्या आ जाएगा ln 3, So वो और A ये नॉट में 3 होगा ना? एक सेकेंड, ln ए बाई ए नॉट आएगा ना, या कोई सा कर दे दोनों में, मतलब फर्क नहीं पड़ता, तो एम्पलीट्यूड मतलब a1 बाई a2 कर देते हैं ना। सो पहले ए नॉट था, अभी कितना हो गया, ए नॉट बाई 3, तो वो ऊपर चला गया, सेम चीज हमने यहाँ पर कर दी। So तो फिर टाइम 300 होगा ना? टाइम 300, क्वेश्चन में फर्दर 200 दिया है क्या, व्हाट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड व्हेन इट्स कंप्लीट दिस ऑसिलेशंस, नहीं फर्दर ऐसा 200 नहीं दिया हुआ है, मतलब नेक्स्ट ही दिया हुआ है। ओके Yes, sir. हाँ, वैसा नहीं दिया हुआ है कि फर्दर, वो ये सिर्फ बोला है व्हाट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड व्हेन इट कंप्लीट्स 200 ऑसिलेशंस। सो पहले 100 ऑसिलेशन किया, बाद में 200 ऑसिलेशन किया, बस ये दिया हुआ है। ओके, तो पहले एम्पलीट्यूड था ए नॉट, इसको इस तरीके से कर लो यार, a1 बाई a2 क्या कर लो, a1 बाई a2, तो पहले कितना था, ए नॉट था, बाद में a2 कितना था, ए नॉट बाई 3, तो 3 ऊपर चला गया ना, समझ आया यहाँ तक, डन। फिर ए नॉट बाई ये हमें निकालना था, अब यहाँ पर सॉल्व होके क्या आएगा, 1/2, तो 2 इधर आ जाएगा, ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ln 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ln, अब क्या बताया था कि दोनों को क्या कर दो, कंपेयर कर दो, तो इसका मतलब 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई ए, सो देन ए कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई 9। यार यही क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन करवाया हुआ था, इसका मतलब ये है कि नोट्स तो तुम लोग बिल्कुल नहीं देखते हो। सर टाइम पीरियड नहीं बदलता है क्या? क्या नहीं बदलता, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्यों बदल जाएगा यार, टाइम पीरियड बदल के एक फिक्स आ जाता है, वो बताया था ना, ओमेगा डैश हो जाता है। ठीक है, याद आ रहा है या नहीं, ये याद आ रहा है ना, ओमेगा नया वाला आ जाता है, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, एक बार डैम्पिंग कंसिडर किया तो हमेशा यही रहेगा टाइम, और अगर लो डैम्पिंग है तो इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं अगर लो डैम्पिंग है, वैसा कुछ क्वेश्चन में कहा ही नहीं है, टाइम पीरियड थोड़े बदलेगा। ओके 94 देखें, अरे यार, एनर्जी विल ड्रॉप टू हाफ, तो यही क्वेश्चन तो नोट्स में करवाया हुआ है ना 194, कोई बताएगा क्या टाइम आता है एनर्जी विल ड्रॉप टू हाफ, यार ठीक है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन a इज इक्वल टू सम a नॉट e नॉट टू द पावर माइनस के टी, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू अगर हाफ देखनी है आपको, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे अपन, ln,
तो क्या ले लेंगे ln 1/2 है तो हम a नॉट कैंसिल आउट हुआ, ln e हो जाएगा माइनस के टी, और ये माइनस यूज करके फ्लिप कर देते हैं तो फाइनली t की वैल्यू क्या आती है ln 2/k। ये यार ये पूछने वाली बात है क्या? ये तो अब तक लर्न हो जानी चाहिए थी, नोट्स में लिखाया भी था क्या कि हाफ कितनी देर में हो जाती है, तो तुरंत सॉल्व किया ना हमने वैल्यू रखी हाफ, तो हमारा आ गया ln 1/2, नेगेटिव यूज कर लिया तो ln 2/k आ गया। अभी बात करो एनर्जी में, एनर्जी में फंक्शन क्या बनता है माइनस b/2m बनता है क्या E by M. B by by M. M. B by m M. बनता है, तो इसका मतलब k किसके जैसा है b/m के जैसा। टाइम कितना आएगा ln 2/b/m, तो मतलब m/b इंटू ln 2। देख लो m/b कितना है क्वेश्चन में, m है 1/4 और b कितना है b कितना है दिस 0.05 मतलब 5/100 कितना आ गया ऊपर 5 आ गया। यार समझा है नहीं सबको? बताए ये समझा या नहीं यार? ये बहुत बार हो चुके मतलब नोट्स में ऐसे मैंने इसलिए बिकॉज ये बहुत ही न्यू है, आप लोगों को एक्सपोनेंशियल की कैलकुलेशन नहीं आती, इसलिए मैंने न्यूटन स्कूलिंग में भी ये चीज सिखाई थी और अभी भी सिखाई है। और उसके बाद भी अगर आप शीट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो देयर इज नो गारंटी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा यार? जब आप नोट्स में सिखाने के बाद शीट का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब एग्जाम में नहीं बनेगा कभी आपको। सो नोट्स को थोड़ी थारोली देखो, जो भी नया कॉन्सेप्ट होता है उसे अच्छे से लर्न करो कि ठीक है इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ऐसे करेंगे, और फिर शीट में से प्रैक्टिस करो। अगर मेरे से डाउट ही वो क्वेश्चन पूछ लिया आपने तो फिर कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसका, मैंने सॉल्व किया या आपने थोड़े ना सॉल्व किया। यही आप अगर नोट्स विजिट करते, नोट्स को रिव्यू करते और फिर से एक बार ट्राई करते तो क्वेश्चन बन जाता। क्यों नहीं बनता है? क्या यही क्वेश्चन नहीं कराया हुआ है मैंने? क्या ये रिलेशन ये डायरेक्ट नहीं लिखाया हुआ है? अब यार इसमें दिमाग नहीं लगाओगे आप लोग कि क्वेश्चन में वो t1 प्लस t2 पूरा मिला के दिया हुआ था आपको कि 200 टाइम लगेगा। क्या एनर्जी का ये वाला नहीं समझाया था कि क्या रखेंगे? उसके बाद नेक्स्ट उसमें क्या क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया आपको? देखें ये वाले क्वेश्चन में साफ साफ देखो बताया भी कि v/2m बहुत ही स्मॉल है तो इग्नोर कर सकते हैं। क्या ये नहीं करवाया आपको? किसी को समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कि a0 से a0/2 हुआ तो आंसर क्या आया है? देखें पूरा यही तो क्वेश्चन है। क्या कुछ बदला क्या यहाँ पे? कुछ भी बदला क्या इस क्वेश्चन में? अरे वो सब तो छोड़ो, ये भी कराया हुआ है। आप बताओ यार, डिट्टो यही क्वेश्चन तो है ना? इसका मतलब क्या मैं क्या समझूं कि नोट्स वोट्स की कोई इज्जत ही नहीं है? नोट्स ठीक है लिखा दिया है सर ने कुछ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस शीट में से क्वेश्चन नहीं करने हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप नोट्स पढ़ के नहीं कर सकते हो तो लर्निंग तो आपका जीरो हुआ यार। क्या सीखा? क्या आपने? कुछ भी नहीं सीखा। हाँ समझ नहीं आया कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको मेरे से पूछना चाहिए कि सर नोट्स का मुझे ये सेक्शन समझ में नहीं आया, फिर से आप रिवाइज करा दो। सो मैं रिवाइज करा देता, बट ऐसा करते हो तो इससे बेटर है कि मैं नोट्स ही नहीं बनाऊं। एसएचएम में 5 लेक्चर्स में खत्म कर देता हूं। आपको कितने लेक्चर सिखाए मैंने एसएचएम के? एसएचएम के लेक्चर देखो 11 लेक्चर्स है। कहीं पे चले जाना यूट्यूब में, कहीं पे भी किसी जगह देख लेना एसएचएम कितने लेक्चर में खत्म होता है, 5 to 6 लेक्चर मैक्स। आपको इतना अच्छे से कवर कराया जाता है कि
फाइनल एग्जाम में इफ यू गो थ्रू द नोट्स that will be enough to solve most of the practice sheets and questions. चले, कोई बात नहीं यार. You have a certain attitude. मुझे लगता नहीं है कि तुम लोग चेंज करोगे. अपन आगे कंटिन्यू कर लेते हैं. देखें 95 में क्या है? बहुत ही बढ़िया यार, सॉल्व कर लेते हैं बेटा. 95 भी कर लेते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है कि डैम्ड हार्मोनिक बिकम्स हाफ इट्स ओरिजिनल इन 1 मिनट. ओके, तो इसका मतलब ये ln a नॉट बाई नेक्स्ट हो जाता है a नॉट बाई 2. कितनी देर में? 1 मिनट में. अब मैं यहाँ पर सेकंड लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, बट नेक्स्ट आंसर भी मिनट में दिया है, इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है ln a नॉट बाई 1/x टाइम्स हो जाता है, मतलब a नॉट बाई x हो जाता है कितनी देर में? 3 मिनट में. तो ये मैंने उसकी लिख दी क्या, इक्वेशंस दोनों की. अब इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करके सॉल्व क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा ln2, ये आ जाएगा ln3, सॉरी ln ऊपर आएगा x, ln x इज इक्वल टू 1/3. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ln x क्या आ जाएगा? 3 ln 2, मतलब ऊपर 2 टू द पावर 3 आ जाएगा और ln कैंसिल आ जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट 96, 96. नेक्स्ट 98, 98, 99 भी देख ही लेते हैं यार. चले सारे ही देख लेते हैं एक बार. When a tuning for frequency, this struck loses half the energy in 4 seconds. भाई साहब, what is the decay time? ठीक है, तो पहले देखो कि टाइम पूछा हुआ है ना, डिके टाइम. याद है मैंने बताया था डिके टाइम क्या होता है? किसी को याद है? एनर्जी जब लिखते हैं डिके टाइम क्या होता है? डिके टाइम होता है उसका उल्टा. ई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एक वर्ड यूज किया था, याद आया क्या कुछ? Yes. Yes, sir. इस टाउ को डिके टाइम बोलते हैं. अभी यार ई नॉट बाई 2 है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे? ln ले लेंगे और माइनस को रिप्लेस कर देंगे. सो यहाँ पर मैं लिखूंगा ई नॉट बाई 2 और ln ले लूंगा, मतलब ln 1/2 आता है क्या? माइनस बाहर आएगा टी बाई टाउ, माइनस इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें? ln2 में. सो देन t इज इक्वल टू क्या आ जाता है यार? टाउ इंटू ln2. हमें टी सॉरी टाउ चाहिए था, उल्टा हो गया. हमें क्या चाहिए था? टाउ चाहिए था. तो टाउ क्या आ जाएगा? t बाई ln2. ठीक है, t कितना है? 4 सेकंड में लूज की उसने एनर्जी. और डिके टाइम क्या हो जाएगा? ln2 की वैल्यू, ln2 की वैल्यू मैंने बताई थी क्या है? 0.693. सो देख लो यार, ये मतलब समझ जाओ आंसर क्या रहेगा. डिवाइड कर लेंगे, नियर अबाउट 7 मान लो इसे. सो 7 मतलब क्या हो गया? 40/7, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. क्लियर यार? सर वो फ्रीक्वेंसी क्यों दिया है फिर? ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब अब दे दिया है डेटा, इनिशियल फ्रीक्वेंसी दे दिया है ताकि आप देखो when a tuning fork of frequency this is struck it loses half the energy. नहीं यार, उस फ्रीक्वेंसी का कुछ ऐसा यूज नहीं होगा. हाँ ठीक है, सर. हाँ, मतलब सिंपल सी बात है कि जस्ट एनर्जी हाफ हो रही है. देखिए कांस्टेंट पूछा है, मे भी एक्स्ट्रा डेटा दे दिया है बट उसका यूज नहीं है कुछ. हाँ यस सर. हाँ, ठीक है. 97 देखें. या टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रॉप हाफ. तो यार अब देखो ना यार, बार बार वही बात आ रही है. एम्पलीट्यूड हाफ हो रहा है, मतलब ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू
ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टाइम फॉर ए नॉट टू बी हाफ। मतलब समझ गए ना, सब हटा के मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा ln2 और माइनस हट जाएगा b बाई 2m इंटू टी। आगे आंसर है नहीं समझे? तो देन t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू एम कितना है 200 ग्राम, मतलब 0.2 इंटू 2m इंटू ln2 कितना होता है 0.693 अपॉन b कितना है 40। ठीक, हाँ तो ये आ गया अपना ग्राम में, सॉरी, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे 0.04। ओके, ये फाइनल आंसर आ जाएगा टी का। यार ये क्लियर सबको? सो देखें टी नियर अबाउट कितना आ जाएगा, नियर अबाउट आ जाएगा ये 2 इंटू 20 अपॉन 4 इंटू 0.7 7 के अबाउट आ जाएगा। क्लियर ना? तो इसका मतलब देखो इस क्वेश्चन में किस चीज का यूज नहीं हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट का। हाँ, इसका यूज तब होता ये निकालने में जब ओमेगा वगैरह पूछ रहा होता, समझे ना? हाँ सर। हाँ, देखो इस क्वेश्चन में ln 1/2 की वैल्यू नेगेटिव दिस दे दी है, तो अब देखो मतलब समझ जाओ यार, ये कई बार क्वेश्चन में दे देता है, कई बार नहीं देता है, तो बेसिक्स तो इतना लर्न करके रखना पड़ेगा ना। 98 देखते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड 1 सेकेंड और 50 ऑसिलेशन, मतलब कितनी देर बाद 15 15 सेकेंड। सेकेंड बाद इतनी हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं किसी टाइम पर एनर्जी थी 45, अभी कितनी हो गई है 15। एक मिनट, इसकी इनिशियल एनर्जी हमें नहीं पता ना, हमें इसका इनिशियल एनर्जी नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से इसकी वैल्यू लगा सकते हैं ना कि इसमें कितना चेंजेस आ रहे हैं। ओके, हाँ तो मान सर। लेते हैं, हाँ तो मान लेते हैं कि पहले एनर्जी थी ई नॉट, अभी कितनी हो गई है 45। तो पहले थी एनर्जी ई नॉट ई टू द पावर माइनस बी बाई एम इंटू कितना टाइम लगा, कुछ टी टाइम लगा। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि अभी कितनी बची 15 बची, बट अब टाइम कितना लगा होगा 45 के बाद एक्स्ट्रा 15 लगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बी बाई एम, और किस क्या एक्स्ट्रा लगा टी प्लस 15 plus 15। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ से अगर हमने अभी अभी डिवाइड किया तो काम नहीं बनेगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने अभी डिवाइड कर दिया, अभी डिवाइड करके बाद में ln लिया तो अभी डिवाइड करके बाद में ln लिया, बेस्ट है, एकदम सही है। तो इसका मतलब ये है कि अपन डायरेक्ट भी लगा सकते थे, याद है हमने ये केस बताया था, अपन ये भी लगा सकते दैट E2 इज इक्वल टू E1 e टू द पावर माइनस b बाई m इंटू डेल्टा टी, मतलब T2 माइनस T1। ठीक है, लेकिन तब हमें b बाई m की जरूरत पड़ जाएगी। अब अगर हमने यहाँ पर ये किया, रुके ये नहीं रहेगा, हम क्या करें पहले डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस ई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा b m 15। b बाई m की जरूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं कर पाएंगे। ln ही ले, हाँ क्या हुआ, डैम्पिंग कांस्टेंट पूछा। अच्छा डैम्पिंग कांस्टेंट ही पूछा है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, मुझे लगा कि क्या टाइम पूछा हुआ है। ठीक है ठीक है, यही पूछा हुआ है, तो मतलब वैसे ही कर लेते हैं, क्या होगा 45 इज इक्वल, सॉरी 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 e टू द पावर माइनस b बाई m इंटू
टी, और टी दोनों के बीच में एक्स्ट्रा कितना लगा 15। ठीक है, कम बन गया अभी। तो अभी क्या कर दे, ये आ जाएगा क्या 1/3 और ln ले लेंगे, नेगेटिव हटा देंगे तो क्या बन जाएगा ln3 विल बी b बाई m इंटू 15। ठीक है, क्या पूछा डैम्पिंग कांस्टेंट ना, मतलब b पूछा हुआ है, बट m पता होना चाहिए उसके लिए। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m/15 इंटू ln3। ये समझ आया कि नहीं? अच्छा अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन में दे दिया है कि डैम्पिंग कांस्टेंट किस फॉर्मेट में बताना है, पर सेकंड में बताना है। मतलब एक्चुअली पूछा तो बी है, बट पर सेकंड मतलब b/m पूरा पूछा है उसने। 1/2. हाँ, होता है एक्चुअली में डैम्पिंग कांस्टेंट भी है, बट उसने क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि सेकंड इनवर्स में बताओ, मतलब पूरा b/m बताओ। क्यों? क्योंकि b/m इंटू टी, सो b/m का यूनिट क्या होगा 1/t होता होगा, 1/2. तभी तो ये कैंसिल कर देगा, e टू द पावर में विदाउट यूनिट का क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन b/m पूछा हुआ है, अदरवाइज डैम्पिंग कांस्टेंट मतलब क्या होता है b। नेक्स्ट 99 देखें। ओके, तो ये तो वही हुआ ना एम्पलीट्यूड डिक्रीज वाला यार। डन, मतलब क्या हुआ, पहले कितना हो गया 0.9 टाइम्स ऑफ ए नॉट, कितनी देर में e टू द पावर माइनस k इंटू 5। ये k मैं ऐसे रैंडम कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ, ये b/2m है एक्चुअली, तो एक्चुअली बार बार लिखना नहीं रहा इसलिए मैं k लिख देता हूँ। फिर पूछा है अनदर 10 सेकेंड, मतलब फर्दर 10 सेकेंड में क्या आएगा, तो मान लेते हैं फर्दर 10 सेकेंड में ये डैश हो जाएगा e टू द पावर माइनस b/2m, ये कितना आ जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज नहीं पता, वो है b/2m। तो मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन में दिया है कि इट इज अल्फा टाइम्स ऑफ ए नॉट, तो ए नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड क्या ले लो ln ले लेते हैं। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा ln 0.9 बाई ln अल्फा इज इक्वल टू, माइनस दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा 5/15, मतलब क्या आएगा 1/3। सो मतलब 0.9 का क्या आएगा स्क्वायर क्यूब. क्यूब। ओके यार, समझा यार सबको? ये सेक्शन एक बार देख लेना है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में यार सिर्फ एक्सपोनेंशियल की सॉल्विंग है, और मैंने नोट्स में काफी कुछ कवर कराया है। आप एक बार ये अगर आपको एक्सपोनेंशियल की प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि जो शीट में इसमें क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको किसी बुक में मिलने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस के। तो आप एक बार ये सेक्शन जरूर रिवाइज कर लें डैम्प्ड ऑसिलेशन की। चलो स्प्रिंग में आते हैं, स्प्रिंग का डिस्कस कर लेते हैं। 200 से बताएं, 210 तक बताओ यार, पूरे डाउट्स 200 to 210। 205. 0.5. 205 और बताओ। 205. ओके 08. 208। चलो ठीक है, देखें अभी तो स्प्रिंग में तो एकदम सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ खास है नहीं, रीड करते हैं। ओके, सो इसका मतलब ये है कि ये एक रबर बैंड था, ठीक, ये एक रबर बैंड था और इसके 2 स्ट्रैंड्स जो थे वो किस चीज को, वो अगर मैं कंसिडर करूं तो 2 स्ट्रैंड इसको मिलके कितना कांस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको एक जैसा कट करके और ऐसा बड़ा सा थ्रेड कर दिया, तो ये कितना कांस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट की बात चल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे किस टाइप के सेटअप को लेना पड़ेगा हमें, यंग्स मॉडुलस वाले के को लेना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है?
कि जैसे यंग्स मॉडुलस में थ्रेड रहता था ना, उसके अकॉर्डिंग अपन कंपेयर करते थे। तो यहाँ पर देखो कि अगर पूछ रहा है तो यहाँ पर आपने बॉक्स ऐसे फिक्स किया, तो बेसिकली कितने थ्रेड आपको अपोज करने वाले हैं यहाँ पर? 2 2 थ्रेड्स। थ्रेड, ठीक। लेकिन जब आपने यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पर कनेक्ट किया, तब आपको सिर्फ कितना थ्रेड अपोज करने वाला है? 1 1 थ्रेड अपोज करने वाला है, ठीक। तो अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में दोनों मिलके 1 प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो मैं अगर बात करूं कि ये जो थ्रेड था इसका क्या था, कुछ K1 था मान लेते हैं, K1। तो इसका मतलब ये कि 2 K1 मिला के एक्चुअल K था, मतलब K1 प्लस K2 मिला के कितना था हमारा? 1 1। तो इसका मतलब ये कि उस थ्रेड की एक्चुअल पावर कितनी है? 1/2 है। K1 इज इक्वल टू K2, हाँ वो K1 K2, हाँ वही लिखा आपने। इक्वल होंगे, हाँ। तो K1 K2 इक्वल होंगे, और वो कितने हैं? हाफ है, तभी दोनों मिलके कितना प्रोवाइड कर रहे हैं? 1 प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि पहले उसकी लेंथ कितनी थी? एक थ्रेड की जो लेंथ थी वो मतलब पूरे उसके कंपेयर में करें तो L/2 था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ भी डबल हो गई है। तो हमें पता है कि अगर लेंथ कम करते हैं तो कांस्टेंट क्या होता है? बढ़ता है। K डॉट L क्या रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो डबल L को क्या कर दिया हमने इस बार? डबल, तो K फर्दर क्या हो जाएगा? और हाफ होता और जाएगा। हाफ हो जाएगा। हाँ, सो K फाइनल कितना हो जाएगा अगर हम बात करें तो हो जाएगा L को डबल किया है तो मतलब और हाफ, K1/2 और K2/2 दोनों सेम चीजें रहेंगी। तो K1 K2 ऑलरेडी 1/2 है, उनका भी हाफ हो जाएगा, 0.25 1/4 आ जाएगा, 1/4, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अच्छे कॉन्सेप्ट है। एक तो हमें ये ध्यान देना था कि फर्स्ट केस में वो दोनों किस में है? पैरेलल में। और एक क्या ध्यान देना था कि K डॉट L क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सर सेकंड को हम सीरीज भी देख सकते हैं। हाँ यार, ये भी थॉट दे ही सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। आप क्या मान लो कि वो K1 और K2 दोनों किस में है? सीरीज में लगे हैं, ठीक है। ये भी थॉट दे सकते हो कि उसमें पैरेलल में थे, यहाँ पे K इक्विवेलेंट क्या है? K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ओके। सो अगर दोनों सेम होते हैं तो फाइनल क्या आता है? K1/2। ये भी थॉट दे सकते हैं। टू 207 देखें। द बॉल विल रीच टू अ हाइट, मतलब ठीक है ना यार, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसका मतलब क्या है कि हमने हाफ kx² की एनर्जी दे दी है, वो कन्वर्ट हो जाएगी हाफ mv² में, और वो हाफ mv² उसको कन्वर्ट करा देगा कहाँ तक? mgh तक, ओके। तो हाइट पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? mgh। अब हमें क्या फाइंड करना बाकी है? k फाइंड करना बाकी है। तो दिया हुआ है ना कि F इज इक्वल टू क्या होता है? kx। तो कितना फोर्स लगा है? 10, और कितना डिफॉर्म किया उसे? 0.1। तो k कितना आ गया? 100। सो हाफ इंटू k कितना है? 100 इंटू x² डिफॉर्म कितना है? 0.1 इज इक्वल टू mgh। रख दो। समझ आया कि नहीं यार? 207 ऐसा सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी एक आ चुका है ना, जहां पर मैंने बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन के साथ साथ F इज इक्वल टू kx भी याद रखना है, ओके।
बताया यार, क्लियर है सबको? यस सर। yes sir. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, सो ये एक स्प्रिंग है यार, ये क्वेश्चन क्या ऐसा सेटअप है, तो 3 मासेस लगे थे। व्हेन 4 इज रिमूव्ड द सिस्टम ऑसिलेट विद 2। व्हेन 4 इज रिमूव्ड, 4 रिमूव किया तो कितना बचा है? 0.1 एंड 0.3, मतलब क्या है 4। तो हमें पता है कि t प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, m अपॉन k। हाँ, सो इसका मतलब क्या आएगा कि t आएगा 2 सेकेंड। तो जब m इज इक्वल टू कितना है 0.4 है, तब t कितना आया है 2 सेकेंड। जब 0.3 भी हटा दिया तो कितना बचा है m 0.1। तो t कितना हो गया सिस्टम का, ये बताना है, तो रिलेट कर देंगे ना अपन। समझ आए सबको? Yes, sir. सो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रेट पॉइंट है कि कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ कंपेयर करना था कि अगर मासेस चेंज कर रहे हैं तो टाइम पीरियड चेंज होता जाएगा। तो 2 बार में कंपेयर कर लिया हमने। चले अप टू 20 बता, 220 तक। 290, 212 216 212, 12, 16, 19, 20. 20। ठीक है, चले देखें 212 देख लेते हैं। अरे, 2 springs of force constant this and this are stretched by same force। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि F इज इक्वल टू के एक्स लगाना पड़ेगा ना यार। यहाँ पर फोर्स दोनों का क्या है, सेम है। तो F सेम है, K है, x1 है, तो x1 कितना है F बाई के। मान लेते हैं ये x नॉट। और जब हमने दूसरी स्प्रिंग पे भी सेम फोर्स लगाया, उस स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है 2k। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, F बाई 2k आ गई ना, मतलब कितना x नॉट बाई 2। अभी दोनों की क्या पूछ रहा है, एनर्जीज ना। सो हमें पता है एनर्जीज क्या होती है। W1 कितना हो जाएगा, हाफ के x1 स्क्वायर। x1 कितना है x नॉट का स्क्वायर, जबकि W2 कितना है हाफ के कितना है 2k, और x कितना है x नॉट बाई 2। तो कितना आ गया, अगर मैंने इसे k नॉट दिया है तो ये कितना हो गया k नॉट बाई 2। क्लियर? तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है बस, और कुछ खास है नहीं उसमें। अगर इस फॉर्मेट में बात करें तो क्या पूछा है, W1 and W2 are the energies stored in them respectively। क्लियर? yes sir समझा? हाँ, सी आंसर हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, W2 is W1 by 2, W2 is W1 by 2, बी आंसर होगा। ओके, सर ऑप्शन ए दिया है। ए दिया है, एक मिनट, K2K K2K x हाफ के एक्स स्क्वायर 1/2, नहीं गलत दिया हुआ है, बी आंसर ही होगा। आप लोग को क्या आया था सॉल्व करने में पहले? बी। बी आया था, बी ही करेक्ट होगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है। 16 देखें। अरे देखिए, ये दिया ये है, इसका मतलब आप पहले समझो इस चीज का, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग की जो रीडिंग है वो 0 to 10 kg है। कितनी? 0 to 10 kg, जबकि डिफॉर्मेशन कहाँ तक हो रहा है,
0 to 0.25 तक। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने क्या दे दिया ये आपको, देखो इससे क्या निकलेगा, अरे f इज इक्वल टू के एक्स नहीं दे दिया आपको, f क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू के एक्स, और कितना mg 10 kg जब हम वेट डालते हैं तो कितना इलोंगेट हो सकती है वो, 0.25। समझा या नहीं बताया यार सबको, बस इस क्वेश्चन में यही थॉट था कि के कैसे निकालना है। टाइम पीरियड पता है तो m निकल आएगा ना। अब बताएं क्लियर है या नहीं। तो ये थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कभी कोई स्केल दिया होता है तो समझना पड़ेगा कि वो स्केल की जो लेंथ है वो वही है, वेट में वो 0 to 10 kg कर सकता है, और स्केल कितनी है 0.25 की, मतलब फुल 10 kg जाके 0.25 डिफॉर्मेशन आता है। बताए 16 का आइडिया क्लियर है। Yes, sir. Yes. ओके 19 देखें। अरे 5 kg सस्पेंडेड है एक स्प्रिंग से, स्प्रिंग का खुद का कुछ मास नहीं है और स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और ऑसिलेट कर रहा है वो टाइम पीरियड विद दिस। समझे। अभी हमें क्या बताना है कि अगर हमने क्या कर दिया, मास को हटा दिया, रिमूव कर दिया, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल डिक्रीज बाय, तो कितनी हो जाएगी स्प्रिंग की लेंथ। सो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हो रहा था, जब कुछ भी नहीं था फिर हमने क्या किया 5 kg हैंग किया, सो एक्स नॉट कितना क्रिएट हो गया होगा, mg बाई के, डन। और वो ऑसिलेट करेगा इसके अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट। बता यहां तक कोई डाउट क्या किसी को। अब ये पूछ रहा है कि अगर हमने मास को हटा दिया तो क्या वो जो स्प्रिंग होगी वो अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी ना, तो कितना डिक्रीज हो जाएगा, कितना चेंज आ जाएगा, कितना चेंज आ जाएगा, एक्स नॉट का चेंज आ जाएगा ना। ओके अब एक्स नॉट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो क्वेश्चन में देखो कि क्या एक्स्ट्रा चीज दी हुई है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। तो हमें पता है 2 पाई अंडर रूट क्या होता है, ये m अपॉन के। तो t की वैल्यू कितनी दी है 2 पाई, तो m अपॉन के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1। 1, तो m बाई के की वैल्यू रख दो 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी g, बट यूनिट g नहीं है, यूनिट तो मीटर ही रहेगा ना। समझे। टू 19 सिर्फ सॉल्विंग मेथडोलॉजी है, आपको ये पता होना चाहिए कि mg रखने से एक इनिशियल डिफॉर्मेशन आ जाता है। याद है मैंने स्प्रिंग का कोई भी क्वेश्चन सिखाया है तो जरूर बताया है क्या निकालना, एक्स नॉट, याद है या नहीं। यस सर। हाँ Yes, अब sir. यहाँ पर उसने एक मेथड दिया है कि एक्स नॉट में जो वैल्यूज आ रही हैं उनको किसी और टेक्निक से फाइंड करना, सो टाइम पीरियड के फॉर्मूले से हमने वो फाइंड कर ली। So, हाँ तो यहाँ पे वो मास इज रिमूव, उसका क्या मतलब होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि वो मास हटा दिया है इससे, ये अभी वो ऑसिलेशन हटा दिए उसके, सो स्प्रिंग कहाँ पर पहुंच जाएगी, तो हमें पता है कि जब मास हैंग कर रहा था तब यहाँ पे था, अभी हटा दिया तो फिर वो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। मतलब सिर्फ एक्स नॉट पूछना चाह रहा है और कुछ नहीं। यस। हाँ ठीक है।
220 देख लेते हैं। अरे यार, ये तो यार वर्क पावर एनर्जी में कितने बार ये क्वेश्चन कराया है ना, कि पहले उसको 5 सेंटीमीटर हैंग किया, पहले उसको कितना पुल किया 5 सेंटीमीटर, फिर फर्दर 5 लिखा है ना, इट इज पुल्ड फर्दर 5 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, कितनी एनर्जी आपने उसे एक्स्ट्रा दे दी। तो स्प्रिंग की जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिफॉर्मेशन में ना। फॉर्मेशन। हाँ, तो पहले देख लेते हैं स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, 0.4। क्या इस एल का कभी कुछ यूज होता है क्या? No, नहीं सर। नहीं। अब इसके बाद हुआ कि 2 kg मास अटैच करके कितना एक्सटेंड किया, 5 centimeters. 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे क्या, के। सो यहाँ से अपना क्या आ गया, के आ गया। और के आ गया तो अभी एनर्जी निकाल सकते हैं ना, कि 5 तो वो नेचुरल लेंथ थी, ये एक्स क्या है, नेचुरल लेंथ। एनर्जी तो हमने सिर्फ कितनी दी, ये बाद वाली एनर्जी है ना। सो मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस वो इनिशियल वाली एनर्जी थोड़े थी, वो तो मास को पुल करने में ही यूज हो गई ना। ये समझ आया कि नहीं, एनर्जी कितनी होगी। बेसिकली वी कैन कॉल इट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पता है, कोई डाउट है इसमें किसी को? यार ये समझ आया कि नहीं, बताओ। Yes, yes. हाँ हाँ, सर। अभी पूछा एम्पलीट्यूड। तो यार ये तो हमें डायरेक्टली पता है ना, कि स्प्रिंग को मीन पोजीशन पे लेके आए, ये क्या है, मीन। इसके अबाउट ऑसिलेट होगा, जितना हम पुल करते हैं उतना ही तो ऑसिलेट होगा ना वो। अगर हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पुल किया तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट स्मॉल ऑसिलेट होगा। तो इसका मतलब ये किस डिस्प्लेसमेंट से ऑसिलेट होगा, 5 से। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ये आंसर है। अब ये कुछ महान लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, अरे यार 3 आंसर 10 दिए हैं, पक्का इनमें से ही कुछ होगा। तो समझे, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन होता है कि जो आप सोचते हो वो लॉजिक नहीं रहता है। सो जो ब्लाइंड गेस है उस पर बिलीव नहीं रखना है, प्रॉपर सॉल्व करना है, आंसर लेके आना है। ठीक है, ये समझा ना। 5 पुल की हुआ जो 2 kg की वजह से, दैट इज मीन पोजीशन, एक्स नॉट है 5। उसके बाद फर्दर 5 पुल किया तो उसी के अबाउट 5 से ऑसिलेट होगा वो। क्लियर ना? यस सर। हाँ, चलो 230 तक बताएं। 225 25। 25 और कोई? ठीक है, 25 देखें। अरे यार, कट इनटू पीसेस, यार ये तो कितने बार बात की है यार, कि अगर स्प्रिंग को कट करते हैं तो थोड़ी सी मैथ तो लगानी पड़ेगी ना। तो इसने क्या किया कि अलग अलग लेंथ में कट किया, देखो ना। एक कुछ L1 लेंथ है, L1 बड़ी है, ये L1 लेंथ है, और ये L2 है। क्वेश्चन में कह दिया L1 कितना टाइम्स है, 10 times per hour. n टाइम्स है। अपना लॉजिक सिर्फ एक ही है, क्या, कि k डॉट एल शुड बी कांस्टेंट। मतलब मान लेते हैं कि इसका k1 हो गया और इसका k2, और पूरी लेंथ का क्या था, k। सो k1 L1 मस्ट बी इक्वल टू k2 L2 मस्ट बी इक्वल टू kl। आंसर क्या k2 के टर्म्स में देना है क्या, नहीं, k के टर्म्स में देना है। तो हम k1 L1 को किससे कंपेयर कराएंगे, kl से। अब लॉजिक क्या है यार, लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि डेटा है L1 प्लस L2 मिलके ही तो L हुआ होगा ना। और मुझे पता है कि L1 अगर n टाइम्स L है तो L2 को क्या लिख सकते हैं, L1 बाई n।
तो L1 कितना आ जाएगा यहाँ से 1 + 1/n। क्लियर? तो हमारे पास L1 की वैल्यू आ गई, तो K1 की वैल्यू देखें क्या आ गई। K1 की वैल्यू आ गई KL/L1। समझ आया या नहीं? और L/L1 की वैल्यू कितनी है 1 + 1/m। समझ आया? तो Yes, ये yes. क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोग को ये भी पता रहता है, सिर्फ ये लाइन नहीं लिख पाते हो कि क्या डेटा का यूज करना है। तो ये डेटा का यूज है कि L1 L2 को L से कैसे रिलेट करना है, तभी तो कैंसिल कर पाओगे। जब L से नहीं रिलेट करोगे तो कैंसिल कैसे कर पाओगे। चले ठीक है, बताएं अप टू 40 बताएं डाउट्स। यहीं तक सॉल्व किया है क्या? 40 बताएं। 37 37 36 36 and 7 36 37 40 40 40 42 39 42 41 यार ये 42 नहीं सर, 41 कैसे डाउट है यार, मुझे समझ नहीं आता यार। ये नोट्स में कराया है ना x1 x2 फाइंड करना। तुम लोग क्या करते हो यार, नोट्स नहीं समझ में आया तो पूछ लिया करो। क्या ईच इंडिविजुअल का फाइंड करना नहीं बताया। पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है x1 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 कुछ और बताया था यार x1 कितना आता है। पता नहीं क्या करते रहते हो। चलो 36 से देख लेते हैं। एक मिनट, इसमें ये कह रहा है द ब्लॉक हैज अ स्पीड v व्हेन द स्प्रिंग हैज इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है यहाँ पर। ये इसका स्पीड क्या है यहाँ पर v। फिर बोल रहा है कि अब स्पीड है तो ये आगे इलोंगेट होगा। फिर बोल रहा है इंस्टेंटेनियस रेस्ट, मतलब कि क्या हुआ, अब इसके बाद ये रिटर्न आना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब ये जो इसकी हाफ एम वी स्क्वायर है ये किसमें स्टोर हो गई है। ये समझ आया यार सबको? तो ये एसएचएम का कुछ खास क्वेश्चन ही नहीं बचा। इसमें क्या हुआ है, हाफ के एक्स स्क्वायर किसमें स्टोर हो गई है, मतलब सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर किसमें स्टोर हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर में। ये क्वेश्चन वर्क पर एनर्जी में कराया हुआ है ना। क्लियर सबको? कितना एलोंगेट करेगा वो 36। क्लियर है सबको? यस सर, हाँ। फोर्स कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग दिस बोथ स्टिल इलास्टिक एनर्जीज आर इक्वल। या लास्ट टाइम फोर्स इक्वल था, इस बार क्या इक्वल किया, इलास्टिक एनर्जीज। मतलब क्या, हाफ k1 x1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k2 x2 स्क्वायर। तो x1 x2 का रेशियो आ गया ना। अब क्या पूछा है, इफ द स्ट्रेचिंग फोर्स आर दिस एंड दिस, मतलब F1/F2 पूछा है। तो मुझे पता है ना वो क्या होगा, k1/k2 इंटू x1/x2। और ऊपर वाली इक्वेशन से x1/x2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k1/k2। तो k1/k2 रहेगा और वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k2/k1। तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक रूट। यस सर। 37 तो अच्छा था, बट ये आइडिया ऑलरेडी बताया कि फोर्स कैसे इक्वेट करो। जब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिए था कि दोनों के फोर्सेस इक्वल है, जिसमें आंसर गलत आ रहा था, और इसमें एनर्जी इक्वल करनी है, तो उससे हमने डेटा यूज कर लिया। 40 देखें। ओके, ये यार थोड़ा सिचुएशन क्या होती है, क्या अगर मैं बात करूं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक चार्ज रखा है, तो डायरेक्शन क्या होती है कि प्लस चार्ज मूव्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज कैसे मूव होता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वापस ऐसे रिटर्न फोर्स लगा सकती है क्या,
नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E। बट क्या ये रीस्टोरिंग लगा सकता है क्या? नहीं, नहीं यार, ये एक डायरेक्शन में लगाएगा ना, जब तक स्विच नहीं होगा। तो जब ये एक ही डायरेक्शन में लगाने वाला है तो रिस्टोर करेगा ही नहीं। तो सिर्फ ये क्या चीज चेंज करेगा? इनिशियल एम्पलीट्यूड, इनिशियल पोजीशन, मीन पोजीशन चेंज करेगा सिर्फ। क्या चेंज करेगा? मीन पोजीशन। पहले मीन क्या थी? x इज इक्वल टू 0 थी। QE लगाने के बाद क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू KX। और जैसे mg को इक्वेट करते थे ना, इस बार क्या लग रहा है फोर्स? QE। तो x नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? QE बाई K। सिर्फ x नॉट बदलेगा, बाकी टाइम पीरियड वगैरह पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है डायरेक्टली स्ट्रेट डिपेंडेंट होता है, रिस्टोरिंग टाइप का नहीं है। क्लियर सबको? अगर सिंपल पेंडुलम में यही फोर्स लगा दूं तो इसका मतलब सिंपल पेंडुलम में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कितना? QE बाई M का, और यहाँ पर G रहेगा ही। शायद नोट्स में ये कराया है क्या मैंने? नहीं शायद। नहीं, ठीक है, तो ये समझ जाएंगे कि 2 मिल जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड या डाउनवर्ड स्विच कर दी तो G प्लस A। ओके, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा करके नोट्स में ऐड कर देंगे इस आइडिया को कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे लगी है तो सिंपल पेंडुलम पे क्या फर्क डालेगी और स्प्रिंग पे क्या फर्क डालेगी। फोर्टी टू थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है यार, ये पॉइंट ऐसे ज्वाइंट है और ये स्प्रिंग्स क्या है ना, एंगल दिया है क्या आपको? सर डाउट नहीं है, गलती से पूछा था वो। अच्छा अच्छा ठीक है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ये 2 स्प्रिंग ऐसे सिंपली कनेक्टेड है। ये सेटअप है एक्चुअली, एंगल दिया नहीं है, मतलब बहुत ही क्लोज कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस काफी हो गया है, बुक में से शीट में से प्रैक्टिस तो काफी हो गया है। आप लोग जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है वो सॉल्व कर लें, और डीसी पांडे बुक भी सॉल्व करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर से अपन वेव स्टार्ट करेंगे। वेव टॉपिक हमें जल्दी से कंप्लीट करना है, वेव। ठीक है, सो वेव में काफी सारी एसएचएम की चीजें हैं, तो एसएचएम को माइंड में रखेंगे, वेव भी अपन आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, सो कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जिनको बीच में कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछते रहिए। ऑसिलेशन का टेस्ट जो रहेगा वो संडे को रहेगा। ओके, चलिए ठीक है फिर। बाय बाय एवरीवन। ऐसा बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Nice. Bye, sir.